So welcome dear students. This is going to be the last part of our Z transform. So we will continue this, particularly speaking about the inverse Z transform and applications of Z transform. So first of all, we will see the inverse Z transform and then we will look for applications of Z transform. So let us start. जो हमने देखा है अब तक उसी के एनालिसिस करते हुए अब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं. सो सी केयरफुली, फाइंड द z इनवर्स ऑफ दिया हुआ फंक्शन है यहाँ पर 8z² डिवाइडेड बाय 8z² माइनस 6z plus 1. The thing is that by partial fraction it is very easy, my dear students. So for first of all we are going to find out the partial fraction. The partial fraction method you are well known about it. So 8z² divided by 2z minus 1 इन दूसरा ब्रैकेट में 4z minus 1, तो इट इज इक्वल टू a अपॉन 2z minus 1 b अपॉन 4z minus 1. इसके फैक्टर्स जो डाले थे वो डाले थे 2z minus 1 एंड 4z minus 1. बाद में उन दोनों को कर दिया सेपरेट. नाउ अब एक बार वो सेपरेट हो गए तो द क्लियर थिंग इज दैट वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ z, particularly such that कि we could get the value of a and b. ऐसी वैल्यू हम की z की हमें चाहिए so that we could get value of a and b. So the process is given below. You know very well. अब वो प्रोसेस आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि पहले z इक्वल टू क्या करो, 1/2 पुट कर दो. 1/2 पुट करने के बाद क्या हो जाएगा देखना जरा यहाँ पर से. अगर मैं z इक्वल टू 1/2 पुट कर दूँ दूसरे इक्वेशन में z इक्वल टू यहाँ पे 1/2 पुट कर दूँ तो 1 1 विल गेट कैंसिल, यानी a 0 हो जाएगा. मुझे ये a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो सी व्हाट आई एम डूइंग, 8z² डिवाइडेड बाय 4z minus 1 कंसीडर किया, ये छोड़ दिया. 8z² डिवाइडेड बाय 4z minus 1 कंसीडर किया और यहाँ पर z की जगह क्या पुट कर दिया 1/2. तो सी वैल्यू क्या मिलेगी, मुझे वैल्यू मिली a इक्वल टू 2. सिमिलरली जब मुझे b चाहिए तो 8z² डिवाइडेड बाय 2z minus 1 और वहाँ पर वैल्यू पुट कर दी 1/4, तो b की वैल्यू मिली -1. इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले मेथड से, स्टैंडर्ड मेथड से, दिस इज द शॉर्टकट. ठीक है, तो ये कैलकुलेट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, वहां पर मल्टीप्लिकेशन आपको मिल गया, ए एंड बी की वैल्यूज मिल गई और ए एंड बी की वैल्यू मिल गई. तो अब आप इसको आगे बढ़ाओ. आगे कैसे बढ़ाओगे, आगे बढ़ाने के लिए ए एंड बी की वैल्यूज पुट अप कर दो और सॉल्यूशन देने का ट्राई करो. सो सी केयरफुली, यहाँ पर ए एंड बी की वैल्यूज पुट अप कर दी और पुट अप करने के बाद वहां पर से डिनोमिनेटर में से 2 कॉमन निकाला, यहाँ से 4 कॉमन निकाला. अब वो 2 and 4 कॉमन निकालने के बाद क्या हो गया, 2 विल गेट कैंसल, 1/4 बाहर आ जाएगा. सो इक्वेशन इज 1 अपॉन z minus 1/2 minus 1/4 1 अपॉन z minus 1/4. ये LHS क्या है इसकी, 8z² डिवाइडेड बाय 2z minus 1 4z minus 1. RHS क्या है, 1 अपॉन z minus 1/2 minus 1/4 1 अपॉन z minus 1/4. अप्लाइंग z इनवर्स ऑन बोथ साइड्स. अप्लाई करने के बाद क्या मिला, z इनवर्स अप्लाई करने के बाद देखो जरा ध्यान से, z इनवर्स अप्लाई करने के बाद 1 अपॉन z minus 2 1 अपॉन z minus 4 स्टैंडर्ड फार्मूले है और वो स्टैंडर्ड फार्मूले 1/2 का k minus 1 पावर इंटू u ऑफ k minus 1, 1/4 का k minus 1 u ऑफ k minus 1. स्टैंडर्ड फार्मूले है, पिछला लेक्चर देख लेना, वहां पर फार्मूले लिखे हुए थे. सिमिलरली अब हम दूसरा प्रॉब्लम लेने के लिए जाएंगे. दूसरा प्रॉब्लम देखेंगे तो वो प्रॉब्लम होगा z इनवर्स ऑफ z अपॉन z minus 1 z plus 1 एंड z minus 1 का होल स्क्वायर. अब डियर स्टूडेंट, ये प्रॉब्लम फिर से आप वही प्रोसेस करोगे, फैक्टराइज उसका पार्शियल फ्रैक्शन लोगे, पार्शियल फ्रैक्शन लेने के बाद a की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, b की वैल्यू फाइंड आउट करोगे और c की वैल्यू फाइंड आउट करोगे. अब a b c की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आपको फिर से इनवर्स अप्लाई करना है. तो ये प्रॉब्लम मैं आपको होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये पार्शियल फ्रैक्शन का है, बाद में सिर्फ आपको वहां पर एप्लीकेशन इनवर्स करना है. सो दैट इज नॉट अ बिग डील.
सिमिलरली ये प्रॉब्लम भी हम देखेंगे, आसान है, 1 to 1 हो जाएगा, लेकिन ये भी आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ। द सिंपल रीजन बिहाइंड दैट इज कि हमें सिर्फ और सिर्फ इसका सिर्फ इनवर्स लेना है पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद। जब आपके पास इसके फार्मूले होते हैं तब आसान जाता है, इसलिए ये होमवर्क के लिए आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। अब इतना हो गया हो तो अब हम आगे चलते हैं, होमवर्क है पूरा, ये दोनों प्रॉब्लम होमवर्क है। अब हम हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं, डिफरेंस इक्वेशन यूजिंग जेड ट्रांसफॉर्म। तो अभी जो हमने अब तक जो हमने देखा है वही हमें आगे कैरी आउट करना है। हमें डिफरेंस इक्वेशन सॉल्व करने हैं यूजिंग जेड ट्रांसफॉर्म। डिफरेंस इक्वेशन हम पिछला ही स्ट्रक्चर जो हमने पहले 3 यूनिट लिए थे वो डिफरेंस इक्वेशन के लिए थे, तो हम उसको सॉल्व कर चुके हैं, तो हम आराम से अब आगे देखना चालू करेंगे उसको। सो सी केयरफुली, हमने डिफरेंस इक्वेशन देखा था, वही डिफरेंस इक्वेशन अब हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। यानी ध्यान से देखना प्रोसीजर कैसे होगी। सबसे पहले हम डिफरेंस इक्वेशन लिखेंगे, वो डिफरेंस इक्वेशन लिखने के बाद हम वहां पर उसके ऊपर जेड ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे। ठीक है, जेड ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने के बाद उसका एक्सप्लेनेशन क्लियर करके सॉर्ट आउट करेंगे। सॉर्ट आउट करने के बाद इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म लेंगे। अब ये जेड ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे, इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म लेंगे, ये कैसा, हर एक चीज मैं प्रॉब्लम लेते लेते आपको क्या करूंगा, समझा दूंगा। ठीक है, उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हुआ करती थी वो ये कि हमने एक फार्मूले देखे थे। कौन से फार्मूले, जब मैंने कहा था कि आपको ये याद रखना, ये फार्मूले हमें बाद में देखने पड़ेंगे। एफ ऑफ के प्लस वन, एफ ऑफ के प्लस टू, शिफ्टिंग जो हम कहते थे, तो वो के प्लस वन के प्लस टू की जगह वाई एन प्लस वन वाई एन प्लस टू, इस स्ट्रक्चर में देखिए। तो ये वैसा ही है, ये समझ के चलो। तो सबसे पहले ध्यान से देखना, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते जाना, मैं जो भी कर रहा हूँ उसको मेरे साथ रिलेट कर लेना खुद को। ठीक है, तो ध्यान से देखो, सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है, फाइंड द जेड, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फाइंड द डिफरेंस इक्वेशन यूजिंग जेड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, या फाइंड दिस इक्वेशन यूजिंग जेड ट्रांसफॉर्म, या यूज जेड ट्रांसफॉर्म फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, जो होगा वो होगा। चलो आगे बढ़ रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। yn plus 2 minus 3yn plus 1 plus 2yn equal to 0, where y of 0 equal to 1 and y1 equal to 1. चलो, अब द गिवन डिफरेंस इक्वेशन इज, सबसे पहले डिफरेंस इक्वेशन लिखा, कंडीशंस लिख दी। कंडीशंस लिखने के बाद क्या, yn plus 2 is applying z transform on both sides। अब z ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने के बाद क्या मिला, z ट्रांसफॉर्म क्या है वो देखो। सबसे पहले तो z ट्रांसफॉर्म क्या है, जो इक्वेशंस हमें मिला है उसी इक्वेशंस के अनुसार बोल रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। तो z ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई एन प्लस टू माइनस 3 इंटू जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई एन प्लस वन प्लस 2 इंटू जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई एन जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 0। इज इट क्लियर? अब इतना क्लियर हो गया हो तो z ट्रांसफॉर्म ऑफ वाई एन प्लस वन, द वे इन विच यही किया गया था, यही फार्मूला वहां पर रिपीट करने हैं। ये फार्मूले रिपीट किए, वाई एन प्लस वन के लिए, एन प्लस टू के लिए, एन के लिए। चलो, सो वाई एन प्लस टू, फार्मूला क्या होगा, जेड स्क्वेयर इंटू वाई जेड माइनस जेड स्क्वेयर इंटू वाई ऑफ जीरो। देख लेना, वाई एन प्लस टू जेड स्क्वेयर इंटू वाई ऑफ जेड स्क्वेयर इंटू वाई ऑफ जीरो, जेड इंटू वाई ऑफ वन, जेड स्क्वेयर इंटू वाई जेड स्क्वेयर इंटू वाई ऑफ जीरो, जेड स्क्वेयर जेड इंटू वाई ऑफ वन, 3 इंटू वाई एन प्लस वन, जेड इंटू वाई ऑफ जेड माइनस जेड इंटू वाई ऑफ जीरो, 2 इंटू वाई ऑफ जेड एज इट इज, लास्ट वन। Put up the values y of 0 equal to 0 and y of 1 equal to 1. So the equation y of 0 equal to 0, ये खत्म, ये खत्म, y of 1 बचा है जो वही बचा एज इट इज रहेगा। जो सी केयरफुली क्या हो गया, जेड स्क्वायर वाई जेड, बाद में जेड इंटू वन, बाद में 3 इंटू जेड इंटू वाई, वाई ऑफ जेड 2 इंटू वाई ऑफ जेड। सो इसको समराइज करने के बाद फाइनली क्या मिला, जेड स्क्वायर माइनस 3 जेड
प्लस 2 वाई ऑफ जेड इक्वल टू जेड। अब ध्यान से देखना क्या, ये नीचे डिनोमिनेटर में ला लिया, यानी अब ये क्या बना, वाई ऑफ जेड इक्वल टू जेड अपॉन जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2। अब के ये क्लियर हो गया तो ये भी क्लियर हो जाएगा कि ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शन वाला प्रॉब्लम है जो अब तक हम स्टडी कर रहे हैं। तो क्या कहता था पार्शियल फ्रैक्शन वाला प्रॉब्लम, तो सबसे पहले उसको किस में कन्वर्ट करो, उसका पार्शियल फ्रैक्शन निकालो, फिर उसके सॉल्यूशन की तरफ देखेंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, पार्शियल फ्रैक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर वन, उन दोनों को सेपरेट करके आंसर ले लो। आंसर क्या आया उसका, अब ये ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखा गया है यहाँ पर, वो आप आराम से कर सकते हैं। आंसर आया इसका, फाइनल आंसर आया -1 अपॉन जेड प्लस जेड माइनस 1 और 2 अपॉन जेड माइनस 2। सीधा सीधा उसके ऊपर जेड इनवर्स अप्लाई करो। तो जेड इनवर्स क्या होता है, जेड माइनस 1 है तो माइनस माइनस ये बाहर आया, इसलिए 1 का पावर के माइनस 1 इंटू यू ऑफ के माइनस 2 इंटू 2 का पावर के माइनस 1 इंटू यू ऑफ के माइनस 1। हो गया प्रॉब्लम का सोल्यूशन। यानी कहने का मतलब ये है कि ये प्रॉब्लम इतना आसान बन जाएगा कि हम आराम से उसका क्या कर पाएंगे, सोल्यूशन ले पाएंगे। सो सी माय डियर स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करने का मेथड ही है कि मुझे इसका सोल्यूशन लेना है विदाउट फेल। मुझे ऐसी सिस्टम अप्लाई करनी है सो दैट मैं इसका सोल्यूशन भी ले सकूं और मेरा प्रॉब्लम भी क्या हो जाए, विदाउट पैनिक ना होते हुए मैं उसको क्या कर पाऊँ, डील कर पाऊँ। अब दूसरे प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। दूसरा प्रॉब्लम, u ऑफ k प्लस 2 4 इंटू यू ऑफ k प्लस 1 प्लस 3 इंटू यू ऑफ k इक्वल टू 3 का पावर k। सिस्टमेटिकली जाते हैं, पहला RHS 0 था, अब 3 का पावर k। इसका मतलब पहले हम ये RHS में कुछ नहीं था तो सीधा सीधा आराम से कर पाते। अब RHS थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, थोड़ा सा स्लाइटली, थोड़ा सा देखना पड़ेगा ढंग से। सो द गिवन प्रॉब्लम इज u ऑफ k प्लस 2 u ऑफ k जैसा का वैसा लिख दिया, कंडीशंस थी वो लिख दी, अप्लाइंग z ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स, z ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दिया। अब z ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने के बाद क्या मिला, z ट्रांसफॉर्म अप्लाई करने के बाद वो फार्मूले यूज किए जो फार्मूले हम बात करते थे या पिछले इसमें लिखा था, वो फार्मूले यूज करने के बाद और ये कंडीशंस यूज करने के बाद सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या मिला, ध्यान से देखना, जेड स्क्वायर यू ऑफ जेड माइनस जेड 4 इंटू जेड इंटू यू ऑफ जेड प्लस 3 इंटू यू ऑफ जेड इक्वल टू जेड अपॉन जेड माइनस 3। ये जेड माइनस 3 किसके लिए था, 3 के लिए। इतना क्लियर हो गया हो तो अब देखो आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना। ये क्या बना, जेड स्क्वायर प्लस 4z प्लस 3। इसको मैं चेक करने की एक मेथड भी बता देता हूँ आपको। कोइफिशिएंट 1, कोइफिशिएंट 4, कोइफिशिएंट 3, कोइफिशिएंट 1, कोइफिशिएंट 4, कोइफिशिएंट 3। इसका मतलब हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। ये एक छोटा सा क्रॉस चेक है जिससे आप कभी भी वो चीज क्या कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो आप सही रास्ते पे जा रहे हो या नहीं जा रहे। हो गया होगा क्लियर, तो अब जरा ध्यान से देखना। एक z जो बचा था वो हमने राइट हैंड साइड में उसको शिफ्ट कर दिया। अब वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट करने के बाद RHS कंप्लीटली क्या बनी, जेड स्क्वायर प्लस 4z प्लस 3 ऑपरेटिंग ऑन u ऑफ z इक्वल टू z अपॉन z माइनस 3 प्लस z। आप चाहे तो एक काम कर सकते हो, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, वरना दूसरी एक बड़ी आसान चीज होती है वो यूज करो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लोगे तो भी आसान जाएगा, नहीं करोगे तो भी आसान जाएगा, आप जैसा ठीक समझे वैसा। फिर ये डिनोमिनेटर में ले लिया, ये डिनोमिनेटर में ले लिया तो अगर मैं देखूं यहाँ पर तो ये सिस्टम क्या बनी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ध्यान से देखना, z प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3z, यानी फाइनल आंसर बना जेड स्क्वायर माइनस 2z। मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो न्यूमरेटर आया जेड स्क्वायर माइनस 2z, डिनोमिनेटर आया z माइनस 3। इज इट क्लियर, वंस इट इज क्लियर तो ये डिनोमिनेटर ये यहाँ का डिनोमिनेटर में आ गया, तो अब क्या होगा, u ऑफ z इक्वल टू न्यूमरेटर जेड स्क्वायर माइनस 2z और डिनोमिनेटर में 2 ब्रैकेट
पहले ब्रैकेट में z माइनस 3, दूसरे ब्रैकेट में z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 3। अब यानी इस z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 3 के भी फैक्टर आते हैं, और वो फैक्टर क्या है? वो फैक्टर है z प्लस 1 और z प्लस 3। यानी एक्चुअली यहाँ पर कितने ब्रैकेट हुए? 3 ब्रैकेट। पहला z प्लस 1, दूसरा z प्लस 3, तीसरा z माइनस 3। अब जब मैं इसका पार्शियल फ्रैक्शन करूंगा, हाँ उसमें भी एक बात याद रखियो, न्यूमरेटर हम ऐसा लिखेंगे कि z इंटू ब्रैकेट z माइनस 2, उसमें का एक z निकाल के हम निकालेंगे u ऑफ z बाय z इक्वल टू z माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 ब्रैकेट। ये z क्यों निकाला, इसका रीजन मैं नेक्स्ट स्टेप पे बोलूंगा, आगे बोलूंगा, जिसका फायदा आपको तुरंत नजर आएगा। एक z कॉमन क्यों निकाला? रख देते तो क्या फर्क पड़ता था? कुछ फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब कुछ फर्क पड़ेगा, वो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो RHS क्या, LHS बनी u ऑफ z बाय z। यहाँ पर देखो u ऑफ z बाय z, RHS z माइनस 2 डिवाइडेड बाय z प्लस 1, z प्लस 3, z माइनस 3, z प्लस 1, z प्लस 3, z माइनस 3। आप उसका नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना क्लियर हो गया हो तो अब हम इसका क्या करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, और पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर आएगा इसका, मैं समेशन करने के बाद बोल रहा हूँ, फाइनल आंसर बोल रहा हूँ, z बाई 2, z माइनस 2 डिवाइडेड बाय z माइनस 3, z प्लस 1, z प्लस 3 इक्वल टू 2 1 बाई 24 z माइनस 3, 3 बाई 8 z प्लस 1 माइनस 5 बाई 12 z प्लस 3। अब अप्लाइंग इनवर्स z ट्रांसफॉर्म, सी केयरफुली मैं क्या बोल रहा हूं, अप्लाइंग इनवर्स z ट्रांसफॉर्म, लेकिन उसके पहले इसका z इसको वापिस लौटाएंगे। u ऑफ z बाय z का जो z था ना, वो z इसको वापिस लौटाएंगे, यानी ये बनेगा z z z। क्या कह रहा हूं समझ में आ रहा है? मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से देख लेना। ये जो z है, इसका पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर आया ये जो z है, इधर शिफ्ट करने के बाद वो पहले फैक्टर को भी आएगा, दूसरे फैक्टर को भी आएगा, तीसरे फैक्टर को भी आएगा। इसका मतलब वो z अपॉन z माइनस 3 1 बाई 24, 3 बाई 8 z अपॉन z प्लस 1, माइनस 5 बाई 12 z अपॉन z प्लस 3। अब जब मैं इसका इनवर्स लूंगा तो इस z की वजह से ये बनेगा 3 का पावर के, इस z की वजह से ये बनेगा माइनस 1 का पावर के, और इस z की वजह से ये बनेगा माइनस 3 का पावर के। यानी आपका आंसर होगा 1 बाई 24 इंटू 3 का पावर के, 3 बाई 8 इंटू माइनस 1 का पावर के, और माइनस 5 बाई 12 इंटू माइनस 3 का पावर के। ये किसके लिए आसान बना? ये सिर्फ आसान इसलिए बना क्योंकि मैंने z डिनोमिनेटर में लिया था, और पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद वही z मैंने पूरे इसको लौटा दिया। अब ये प्रॉब्लम आपके प्रैक्टिस के लिए है। मैंने दो प्रॉब्लम आपको समझा दिए, प्रॉब्लम सिस्टम सेम है, स्ट्रक्चर वही है, सिर्फ आपके प्रैक्टिस के लिए है। अब ये प्रॉब्लम आपके प्रैक्टिस के लिए कर लीजिए, आपका प्रॉब्लम हो जाएगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये प्रॉब्लम करने के बाद थोड़ा सा लंबा जाएगा ये प्रॉब्लम, सिर्फ इसलिए क्योंकि सेट स्क्वायर स्क्वायर है। ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये स्क्वायर स्क्वायर है, इसीलिए थोड़ा सा क्या जाएगा, लंबा जाएगा। पेशेंस मत खोइएगा, सिस्टमैटिकली प्रॉब्लम को क्या कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। ABC की वैल्यूज निकालिएगा, ABCD आएगा बेसिकली, ABCDs की वैल्यू निकालने के बाद उसका क्या लीजिएगा, आंसर निकालिएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आपका Z ट्रांसफॉर्म मैं क्या कर रहा हूँ, वाइंड अप कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम नया यूनिट स्टार्ट करेंगे, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी।